हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। आज है 26 जुलाई और आज हम लोग जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो कल रात तक की सुर्खियों से बने हैं। एक एक करके सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आज दो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि भारतीय ध्वज संहिता 2022 अभी इसमें संशोधन किया गया और भारतीय अंटार्कटिका विल है 2022 इसमें भी। तो ये दोनों हम लोग चर्चा करने वाले हैं और भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले आज का मोटिवेशन कोट क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती हैं, उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। तो समस्याएं तो आती ही रहती हैं, तो समस्याओं से बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आपको लगे रहना है, क्योंकि उन्हीं का वो समस्याएं आना ही एक इशारा देती हैं कि आपके जीवन में कुछ चेंजेस लाना है। और चेंजेस आप ही डिसाइड करेंगे कि आपको चेंजेस एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। तो समस्याएं आए तो उससे निराश नहीं होना, घबराना नहीं है, बस लगे रहिए, अपने डेडिकेशन के साथ लगे रहिए। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन आज का क्या है। किसे हाल ही में जेसी डेनियल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। एक मिनट थोड़ा सा ऊपर चला गया, एक मिनट। हाल ही में किसे जेसी डेनियल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। जेसी डेनियल अवार्ड से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया, तो किसे सम्मानित किया गया गाइस, तो ये है केपी कुमारन को। किसको? केपी कुमारन को सम्मानित किया गया है। ये केपी कुमारन कहाँ से संबंधित है? ये केरला से संबंधित है। कहाँ से? केपी कुमारन जो है इनका संबंध केरला से है, केरल। तो इन्हें दिया गया। ये केरल का जो है, केरल का सर्वोच्च जेसी डेनियल अवार्ड जो है केरल का सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार है। केरल का सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार जेसी डेनियल अवार्ड है, जिसे दिया गया है किसे? केपी कुमारन को दिया गया है। और केपी कुमारन जो है ये कौन है? मलयालम फिल्म निर्माता है। मलयालम फिल्म निर्माता, फिल्म निर्माता। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? भारत में अपनी तरह का पहला ब्रेन हेल्थ क्लिनिक, एक मिनट कलर थोड़ा चेंज कर लूँ। भारत में अपनी तरह का पहला ब्रेन हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया? बेंगलुरु में किया गया। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। पहला ब्रेन हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? कर्नाटका में किया गया। तो कर्नाटक के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनका नाम है के सुधाकर। उन्होंने ही अपनी तरह की पहली योजना कर्नाटक ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव की शुरुआत की है। और ये योजना जो है निमहंस यह योजना निमहंस, जिसको निमहंस का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल, एम से मेंटल, एच से हेल्थ, ए से एन से न्यूरो एंड एस से साइंस, मतलब कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस द्वारा नीति आयोग के सहयोग से ये शुरू की गई। ये योजना किसके द्वारा? निमहंस द्वारा नीति आयोग के सहयोग से ये स्टार्ट की गई है। कहाँ ये की गई है? बेंगलुरु में। कहाँ की गई? बेंगलुरु में। तो इसको आपको ध्यान रखना है। इस किसके ऐसे आप याद रख सकते हैं, KABHI, के कभी ये किया गया, कभी स्टार्ट किया गया। कभी का मतलब के से कर्नाटक, बी से ब्रेन, एस से हेल्थ, ये आपको ध्यान रखना है। और आई से इनिशिएटिव, तो कर्नाटक के द्वारा स्टार्ट किया गया। कर्नाटक में कहाँ स्टार्ट किया गया? कर्नाटक के बेंगलुरु में किया गया है। तो कर्नाटक के बेंगलुरु में, ये आपको ध्यान रखना है। और चलते हैं अपने नेक्स्ट। और हाँ, इसमें ये ध्यान रखना है कि जल्द ही शुरू होने वाले जितने भी 243 नम्मा क्लिनिक हैं, 243 नम्मा क्लिनिक में मानसिक उपचार उपलब्ध होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। जुलाई में शुरू की गई रैंप योजना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्यों इंपॉर्टेंट है अभी उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो ये कह रहा है कि जुलाई 2022 में शुरू की गई जो रैंप योजना है किसके द्वारा समर्थित योजना है? तो किसके द्वारा समर्थित योजना है? विश्व बैंक के द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा। तो वर्ल्ड बैंक ये जो इसमें क्या है, रैंप, पहले रैंप का फुल फॉर्म जान लेते हैं, तब क्लियर हो जाएगा आपको कि ये किससे संबंधित है रैंप योजना। तो रैंप का मतलब है रेजिंग एक्सिलरेटिंग, एम से MSME, पी से प्रोग्राम, रेजिंग एक्सिलरेटिंग MSME प्रोग्राम। तो ये MSME के परफॉर्मेंस में सुधार के लिए रैंप योजना स्टार्ट की गई थी। और ये रैंप जो है 2022-23 बजट जो 22-23 की घोषणा की गई थी उसमें रैंप
योजना लाई गई थी, 5 साल के लिए लागू की गई है। तो इसमें ये किसके लिए है? MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज जो है, मतलब सूक्ष्म लघु और मध्यम जो उद्योग है उसके परफॉर्मेंस में सुधार के लिए ये रैंप योजना लाई गई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। और MSME के मंत्री की बात करें कौन है, तो नारायण रावे हैं, सॉरी नारायण राणे हैं। MSME मंत्री कौन है? नारायण राणे हैं। और ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें क्या है कि MSME जो स्टार्ट की गई है, इसमें ये कौन मदद कर रहा है? विश्व बैंक मदद कर रहा है। कौन मदद कर रहा है? विश्व बैंक मदद कर रहा है। तो विश्व बैंक जो मदद कर रहा है, तो यहाँ पे दोनों अपना अपना, जैसे कि जो सरकार दे रही है वो दे रही है 200, जो बजट में घोषणा की गई थी वो टोटल की गई थी 6062 करोड़, रैंप योजना के लिए 6062 करोड़ की गई थी, जिसमें से 2312 ये केंद्र सरकार देगी और इतना जो होगा वो 3750 ये वर्ल्ड बैंक की मदद कर रही है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इससे संबंधित एक क्वेश्चन और माइंड में आ रहा है, MSME अवार्ड किसे दिया गया था? तो ये उड़ीसा राज्य को दिया गया था। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसने हाल ही में ई अमृत मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ई अमृत ये क्या है? मोबाइल ऐप है, मोबाइल ऐप है, इसे लॉन्च किया गया है। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया पूछा जा सकता है, तो नीति आयोग के द्वारा। तो इसका अमृत नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि आज़ादी की जो 75वीं वर्षगांठ चल रही है, अमृत महोत्सव चल रहा है, तो इसी के उसमें क्या रखा गया इसका नाम? ई अमृत। इसको मोबाइल ऐप रखा गया, इसका नाम ई अमृत रखा गया। ये ध्यान में रखना है आपको। और ये जो ई अमृत है ये किसके लिए है? तो ई वाहन को बढ़ावा देने के लिए, इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा देने के लिए ये इसको स्टार्ट किया गया है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि ई अमृत किसके लिए है? इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा देने के लिए ये लॉन्च किया गया है। अब यहाँ पे इसी से संबंधित, इलेक्ट्रिक वाहन से संबंधित एक योजना और चलाई गई ये थी, क्या है? फेम योजना। फेम योजना, तो ये फेम योजना जो थी इसका लक्ष्य रखा गया था कि 2030 तक क्या करेंगे? ई वाहन को हासिल कर लिया जाएगा। 2030 तक ई वाहन हासिल किया जाएगा, ये फेम योजना के तहत लक्ष्य रखा गया था। चलिए हम लोग ई अमृत, ये नीति आयोग की बात करते हैं। ई अमृत तो मैंने बता दिया कि इलेक्ट्रिक वाहन जो है उसको बढ़ावा देने के लिए ये ई अमृत मोबाइल ऐप अभी नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो नीति आयोग क्या है? नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी, योजना आयोग के स्थान पर हुई थी, क्योंकि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं तो इसको क्या कर देते हैं? भंग कर देते हैं, और योजना आयोग को, नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को स्टार्ट होती है। तो इसके अभी प्रेजेंट टाइम की बात करें तो इसमें अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। और उपाध्यक्ष की बात करें तो उपाध्यक्ष जो हैं वो सुमन बेरी हैं, सुमन बेरी। और अगर यहाँ के CEO की बात करें तो नीति आयोग के CEO जो हैं वो हैं परमेश्वर अय्यर, परमेश्वर अय्यर। तो ये आपको ध्यान रखना है। सारे आपको पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चर्चा में रहा सकुराजिमा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। ये लोकेशन पूछ सकता है, तो इसलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो क्या कह रहा है कि सकुराजिमा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ये जापान में स्थित है। कहाँ स्थित है? जापान में स्थित है। तो इसके बारे में आपको और भी डिटेल बता दे रही। तो ये जो जापान है, जापान, एक मिनट, जापान है, जापान में क्यूशू द्वीप है। कौन सा द्वीप है? क्यूशू द्वीप है। तो क्यूशू द्वीप के दक्षिण द्वीप कागोशिमा पर, कागोशिमा में है, कागोशिमा में क्या है? ये सुकराजिमा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। सुकराजिमा जिले जो ज्वालामुखी आई है, वोल्केनो आई है, ये क्यूशू द्वीप के दक्षिण द्वीप है कागोशिमा, वहाँ पे सकुराजिमा ज्वालामुखी में क्या हुआ? विस्फोट हुआ है। और यहाँ पे ये करीब क्या कहते हैं इसको, ये 1900, यहाँ पे एक मिनट, इससे संबंधित और एक फैक्ट आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे 2.5 किलोमीटर तक, कितना? 2.5 किलोमीटर तक दूर ये चट्टानें जाकर के गिरी हैं। बहुत बड़ा भूकंप आया है, ये ज्वालामुखी आया है सकुराजिमा ज्वालामुखी। कहाँ पे? ये ध्यान रखना। और कौन सा द्वीप मैंने बताया? कागोशिमा द्वीप, क्यूशू द्वीप है। और जापान में 4 और इम्पोर्टेंट द्वीप हैं जो कि एग्जाम में मोस्ट ऑफ टाइम पूछा जाता है। एक है आपका होन्शु द्वीप, होन्शु, होकैडो, थर्ड है आपका शिकोकू, एंड फोर्थ है आपका क्यूशू,
क्यूशु ये पूछता है आपको। तो एशी क्यूशु के दक्षिण में कागोशिमा पर क्या हुआ है, सुकराजिमा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और बात कर लेते हैं ज्वालामुखी। ये ज्वालामुखी जब आ ही गया है टॉपिक में, तो ज्वालामुखी जितने भी इम्पोर्टेंट हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकते हैं वो हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो आपका मन करे तो आप इसको नोट कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए एक एक करके हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहले ये देख लेते हैं ज्वालामुखी होता क्या है। तो ज्वालामुखी क्या होता है कि ये यहाँ पे जो पृथ्वी का वह भाग होता है जहाँ पे पिघले हुए जो चट्टान होते हैं वहाँ जैसे मैग्मा कहा जाता है। तो ये पृथ्वी की सतह पर क्या होते हैं, लावा के रूप में आते हैं, तब वो ज्वालामुखी कहलाता है। और ये मैग्मा पृथ्वी की सतह पर आने के बाद लावा कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना। और लावा ज्वालामुखी की मुख से सतह पर बिखर जाता है और एक कोड़ का निर्माण करती है। और सबसे ज़्यादा देखा जाए सर्वाधिक मात्रा में जलवाष्प गैस का उद्गार होता है इन गैसों में। और इन सभी ज्वालामुखी का जो ताप होता है वो 600 से 12 सेंटीग्रेड तक होता है, सेल्सियस तक होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और देख लेते हैं कि कौन सा जो इम्पोर्टेंट ज्वालामुखी है। जैसे माउंट कोटोपैक्सी ज्वालामुखी जो कि सक्रिय ज्वालामुखी है, वो ये कहाँ पर है, इक्वाडोर में स्थित है। माउंट एटना इटली में स्थित है, ये भी सक्रिय ज्वालामुखी है। विसुवियस ये सुषुप्त ज्वालामुखी इटली में है। मोनालोआ हवाई द्वीप में है। किलिमंजारो तंजानिया का है। फ्यूजियामा जापान का है। क्राकाताओ इंडोनेशिया का है। माउंट कैमरून अफ्रीका का है। माउंट रेनियन संयुक्त राज्य अमेरिका का है। पोप ज्वालामुखी म्यांमार का है। माउंट एरबुश अंटार्कटिका का है। वेसुवियस इटली का है। मेयाना फिलीपींस का है। चिम्बरोजो इक्वाडोर का है। कटमाई अलास्का का है। माउंट पिनाटुबो फिलीपींस का है। ये सब पूछते हैं कहीं ना कहीं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बैरन द्वीप ये अंडमान निकोबार भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। नारकोंडम द्वीप का ज्वालामुखी है, अंडमान निकोबार पर ही है। पोपा ज्वालामुखी म्यांमार का है। देवबंद ईरान का है जो कि शांत ज्वालामुखी है। कोह ईरान का है, शांत ज्वालामुखी है। तो ये सारे आपको ध्यान रखने इंपॉर्टेंट जो था मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं क्या कह रहा है। जुलाई 2022 में किस देश द्वारा साउथ सुपरस्टार कमल हासन को प्रतिष्ठित वीज़ा दिया गया है। किसको दिया गया है प्रतिष्ठित वीज़ा, तो कमल हासन को दिया गया है। किसको दिया गया है, कमल हासन को दिया गया है। ये तमिल ये हैं, ये कौन से हैं, तमिल सिनेमा उद्योग में एक प्रमुख व्यक्ति हैं कमल हासन। इन्हीं को किसके द्वारा, संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा प्रतिष्ठित गोल्डन वीज़ा दिया गया है। इनके अलावा और भी लोगों को दिया जाएगा, जैसे शाहरुख खान हैं, पॉल हैं, नासिर हैं, ममूटी हैं, मोहनलाल हैं, इन सभी को भी ये संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा ये गोल्डन वीज़ा दिया जा चुका है। ये जो संयुक्त अमीरात के द्वारा जो गोल्डन वीज़ा दिया जाता है, ये एक विस्तारित निवासी वीज़ा कार्यक्रम है जो कितने 5 से 10 साल के बीच तक के लिए दिया जाता है और वीज़ा हमेशा के लिए बढ़ाया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये विभिन्न उद्योगों में जो उच्च प्रदर्शन करने वाले हैं उनके साथ साथ पेशेवर, निवेशक, संभावित कौशल वाले लोगों को ये संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा दिया जाता है। तो अभी हाल ही में किसे दिया गया, कमल हासन को दिया गया। तो ये ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी इनकी एक मूवी आ रही है कमल हासन की, विक्रम करके, तो इसीलिए ये चर्चा में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य ने बराक भुवन वन्यजीव अभ्यारण्य के स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि बराक भुवन ये किसके द्वारा की गई है। तो नाम से ही पता चल रहा होगा आप लोगों को कि बराक जो है ये कहाँ पर, असम है। कहाँ पर है, ये असम में है। तो अभी केंद्र सरकार इसमें असम सरकार के द्वारा बराक भुवन वन्यजीव अभ्यारण्य के स्थापना प्रस्ताव को क्या की गई है, मंजूरी दी गई है। तो इसमें और भी हम लोग चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो असम के जो राज्यपाल है उनका नाम है जगदीश मुखी। असम के जो राज्यपाल हैं जगदीश मुखी, उन्हीं के द्वारा इसको क्या दी गई है, इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। क्लियर। और इसको अगर ये प्रस्ताव ये अब क्या हो जाएगा, बराक घाटी के अंदर ये सेकेंड वन्यजीव अभ्यारण्य हो जाएगा। और वन्यजीव अभ्यारण्य कौन से अधिनियम के तहत आता है, 1972 अधिनियम के तहत आता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और भारत ये असम में असम में अगर पूछ ले टोटल कितने नेशनल पार्क हैं, तो टोटल 7 नेशनल पार्क हैं। और अभी नवीनतम भारत का जो नेशनल पार्क है वो कौन सा है, देहिंग पटकाई नेशनल पार्क है जो कि असम का ही है। और रायमोना, ये दोनों भी नवीनतम है, ये आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से असम में टोटल कितने नेशनल पार्क हो गए हैं, 7 हो गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में केंद्र सरकार ने भारतीय ध्वज संहिता में संशोधन किया है और यह संहिता किस वर्ष की है, तो ये संहिता जो है 2002 की है। अभी इसमें क्या किया गया है, इसमें संशोधन किया गया है। तो इसके साथ अब क्या किया गया है कि तिरंगे को दिन और रात दोनों समय फहराया जा सकता है। दिन और रात दोनों समय फहराया जा सकता है। पहले क्या था, तिरंगे को केवल सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराया जा सकता था। बट अब क्या कर दिया गया है
तिरंगे को दिन और रात दोनों समय फहराया जा सकता है। साथ ही इसमें और क्या संशोधन किया गया कि मशीन और पॉलिस्टर से बने ध्वज का यूज़ भी करने की अनुमति दी गई है। और ये क्यों किया गया है? आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत किया गया है। 13 से 15 तक हर घर तिरंगा अभियान शुरू करने जा रही है। जो सरकार है वो आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान शुरू करने जा रही है। तो ये जो प्रदर्शन, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का जो प्रदर्शन है, फहराना है, उपयोग है, ये भारतीय ध्वज संहिता 2002 और राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत आता है। तो ये आपको ध्यान रखना। अभी 20 जुलाई को ये क्या किया गया है? संशोधित किया गया है। तो आपको उम्मीद है ये क्वेश्चन एकदम क्लियर हो गया होगा। अगर गृह सचिव की बात करें कौन है, तो गृह सचिव जो है वो अजय भल्ला है। कौन है? अजय भल्ला। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9वें नंबर का क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। भारतीय अंटार्कटिका विधेयक हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो किस मंत्रालय के द्वारा? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा। तो पृथ्वी विज्ञान मंत्री कौन है? जितेंद्र सिंह है, उन्हीं के द्वारा ये लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था विधेयक। तो इसमें क्या कहा गया है? तो इसमें ये है कि अंटार्कटिका में जो अनुसंधान स्टेशन स्थापित होगा वह घरेलू नियमानुसार चलेगा। इन्होंने कहा, जितेंद्र सिंह ने, कि अंटार्कटिका में जो भी अनुसंधान स्टेशन स्थापित होगा वो घरेलू नियमानुसार चलेगा। ये अंटार्कटिका जो है, अंटार्कटिका, इसके बारे में, अंटार्कटिका जो है पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित एक क्या है? महाद्वीप है। और ये बर्फ से ढका एक क्या है? निर्जन क्षेत्र है। मतलब यहाँ पे कोई रहता नहीं है, ये निर्जन है। यहाँ पर किस लिए ये यूज़ किया जाता है? ये वैज्ञानिक अपने अनुसंधान के लिए इसका यूज़ करते हैं। यह साफ पानी का दुनिया का सबसे बड़ा साधन है और यहाँ कई दुर्लभ जीव जंतु भी पाए जाते हैं। यहाँ कोई इंसान नहीं रहता है। यहाँ पे जो वैज्ञानिक हैं, पर्यावरणविद हैं, वो क्या करते हैं? रिसर्च करते हैं यहाँ पर। और भारत का अंटार्कटिका कार्यक्रम अगर देखा जाए, भारत का जो अंटार्कटिका कार्यक्रम था वो कब स्टार्ट हुआ था? 1981 में स्टार्ट हुआ था और अब तक उसने 40 वैज्ञानिक अभियानों को पूरा कर लिया। अंटार्कटिका में भारत के 3 स्थायी शिविर हैं। भारत में अंटार्कटिका में भारत के कितने स्थायी शिविर हैं? 3 हैं। उनके नाम क्रमशः अगर बात किया जाए तो एक है दक्षिण गंगोत्री, जो कि सबसे पुराना है, दक्षिण गंगोत्री। दूसरा है आपका मैत्री एंड थर्ड है आपका भारती। तो दक्षिण गंगोत्री जो है ये 1983 में, मैत्री है 1988 में और भारती है 2012 में। तो अभी जो है दक्षिण गंगोत्री ये पूरा बर्फ़ से दब चुका है, काम करना बंद कर दिया है। तो ये मैत्री और भारती जो हैं ये दोनों अभी पूरी तरीके से काम कर रहे हैं। तो भारत ने क्या किया है? मैत्री के स्थान पर एक अनुसंधान सुविधा केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस बिल के माध्यम से ये भी बताया गया है कि भारत सरकार एक अंटार्कटिका शासन और पर्यावरण संरक्षण समिति बनाएगी और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव जो होंगे इस समिति के अध्यक्ष होंगे। तो इस बिल में परमिट जारी करने और कई काम पर रोक लगाने के प्रावधान किए गए हैं। और इसमें यह भी कहा गया है बिल में, अंटार्कटिका अभियान का हिस्सा बने जो लोगों के परमाणु कचरे हैं उनके निष्पादन से संबंधित भी गाइडलाइंस दिए गए हैं और इसमें तय नियमों को तोड़ने पर जो सजा है, जुर्माना है, उसका भी प्रावधान किया गया है। तो ये सारा पूरा था जो इस विधेयक के बारे में चर्चा की गई है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? टाटा प्रोजेक्ट्स के एमडी यानी प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? विनायक पै को नियुक्त किया गया है। टाटा प्रोजेक्ट्स ने विनायक पै को प्रबंध निदेशक नियुक्त करने की घोषणा की है। और ये पै ने किसकी जगह ली है? इन्होंने, विनायक पै ने जो हिस्सा ली है देश पांडे की जगह ली है। विनायक देश पांडे की जगह ली है इन्होंने। और लगभग 11 साल तक इन्होंने जिम्मेदारी संभालने के बाद अब रिटायर्ड हो गए हैं। तो पै को इस क्षेत्र में 3 दशक से अधिक का अनुभव है। तो ये बस ये आपको ध्यान रखना, पूरा फैक्ट नहीं जानना है कि किसको नियुक्त किया गया। विनायक पै को नियुक्त किया है। तो चलते हैं अब हम लोग फटाफट देख लेते हैं कल का। जुलाई 2022 में कौन सा जिला देश का पहला हर घर जल प्रमाणित वाला जिला बन गया है? बुरहानपुर बन गया है। ग्रामीण महिला उद्यमियों की सहायता के लिए डिजीवाड़ी कॉल सेंटर शुरू करने के लिए किस फाउंडेशन ने गूगल के साथ साझेदारी की? नैसकॉम ने की है। 20 जुलाई 2022 को नरेंद्र मोदी द्वारा अनावरण किए गए भारत के पहले यात्री ड्रोन का नाम क्या है? वरुण है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? 23 जुलाई को मनाया जाता है। 24 जुलाई 2022 को किस भारतीय ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में रजत पदक जीता है? नीरज चोपड़ा ने जीता है। किस भारतीय मूल के प्रोफेसर ने वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार जीता है? कौशिक राज शेखर के द्वारा। भारत और किस देश के बीच अंडमान सागर में समुद्री साझेदारी MPX आयोजित किया गया? जापान के द्वारा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वनिर्भर नारी योजना किस राज्य सरकार की पहल है? असम सरकार की है। प्रतिवर्ष आयकर दिवस कब मनाया जाता है? 24 जुलाई को मनाया जाता है। तो उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा, समझ आया होगा गाइस। थोड़ा शॉर्ट में मैंने कवर करने की कोशिश की है। तो
आई थिंक आप समझेंगे चीज़ों को। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, कल फिर नए क्वेश्चंस के साथ हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।